सो गाइज हेलो, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा चल रहा था। पहले हमने देखा था फिनेंशियल स्टेटमेंट का कन्वर्जन, देन हमने देखा था कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब हम लोग देख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक अंदर की बात बताता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कंपनीज के लिए ही है, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरी फर्म के लिए नहीं है, और उसमें भी सारी कंपनीज के लिए नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ जो 12th में नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है इसके लिए हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट या प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क्स बोल सकते हैं, या रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइंस बोल सकते हैं, जो ICAI समय समय पे इशू करती है, जो कि हमें मदद करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें मदद करते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये पार्ट है कुछ कंपनीज के, है ना। सो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस और नो? क्लियर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 का ही नॉलेज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, बट आपके 12th के बुक में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि किसने इशू किया, कौन सा स्टैंडर्ड है। एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। आगे अगर प्रोफेशनल कोर्सेज कोई आप करोगे तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा। और इसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 मेथड है ना। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरी है इनडायरेक्ट। तो आपके 12th के सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड आपके इसमें दिया हुआ नहीं है। आपके 12th के सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट मेथड आपको दिया ही नहीं है ना। तो देखते हैं, हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, है ना। गिनती के 2 ही क्वेश्चन इन्होंने 12th के आपके बुक में दिए, करते हैं सॉल्व, है ना। AS3 है, रहेगा आपके अपडेटेड बुक के अंदर में, मे बी 12th के दिया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। क्लियर? आ जाओ, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं बेटा हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं उसका इंपॉर्टेंस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, याद आ रहा है आपको? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं उसका इंपॉर्टेंस हमने लास्ट के लेक्चर में देख लिया था। वाई, नीड, और इसी को प्यार से हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात? डन। चलो आगे बढ़ते। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में देख लिया था, ये एक स्टेटमेंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टूल्स और मेथड्स ऑफ एनालिसिस। किस चीज़ का एनालिसिस? सोर्सेस ऑफ कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश। अब सोर्सेस और एप्लीकेशन, कैश कहाँ कहाँ से आई, सोर्सेस यानी प्लस, और कैश कहाँ हमने यूज़ किया यानी माइनस यानी एप्लीकेशन। तो प्लस यानी सोर्स, माइनस यानी एप्लीकेशन, प्लस यानी सोर्स, माइनस यानी एप्लीकेशन। तो कैश कहाँ से आती है ना, और कैश कहाँ जाती है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है जिससे कैश आती या जाती है, उन सारे एक्टिविटीज़ को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई कर लिया है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग ये बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। हमारे धंधे की जो मेन एक्टिविटीज़ है वो ऑपरेटिंग है। हमारे धंधे की जो मेन एक्टिविटीज़ है वो ऑपरेटिंग है बेटा, है ना। जिससे, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी टीचिंग है, किराना शॉप के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी किराना का माल बेचना है ना। कंप्यूटर सेल सर्विस वाले के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूटर बेचना, कीबोर्ड माउस बेचना, है ना। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने कोई असेट खरीदा, चाहे बिजनेस के यूज़ के लिए बोलो चाहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलो। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। मैंने कोई मशीन खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस और नो? कोई कंपनी ने शेयर्स इशू करके कैपिटल रेस किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर्स हमने खरीदे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किसी कंपनी ने शेयर्स इशू करके कैपिटल रेस किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक से लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस और नो? लोन रीपे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, आपको ये तीनों चीज़ समझ में आई है। आज हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा नॉलेज लेने वाले, अच्छे से ध्यान देना, है ना। वेट,
मेरे पास एक कुछ तो चीज़ है यार, मैं आपको बता सकता हूँ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। चलो यार, जैसे कि मैंने आपको अभी तो पहले बताया था, मैंने देख 2 सेकेंड में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मैंने बताया था आपको मेरे पास। चलो देखो बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। आपको 12th का भी पूरा नॉलेज आ जाएगा, क्योंकि आपके 12th के बुक के अंदर में कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए काफ़ी सारे टीचर शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाते ही नहीं है ना। सो नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, जो मैंने देखा हो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आ जाओ, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉपर और डिटेल नॉलेज लेते हैं। सो अच्छे से ध्यान दे दो। आ जा मुन्ना। सो देखो तो ज़रा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही प्यारी चीज़ है। बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के हिसाब से है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का तरीका हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये स्टैंडर्ड्स किसने इशू किए हैं? बाय अ रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट। आ जाओ, उसके बाद अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो एक बार देख लो। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश का मतलब आपको मालूम है, कैश मीन्स कैश इन हैंड, कैश मीन्स कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, कैश का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश का मतलब क्या हुआ? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट के अंदर में, है ना। ये रहा आपका कैश इक्विवेलेंट, देखो तो ज़रा। हाँ, ये कैश का मतलब और ये कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब होता है जिस दिन आप बैंक वालों के पास जाकर डिमांड करोगे चल मेरा पैसा दे, तो आपके बैंक अकाउंट से निकाल के दे देगा, है ना। तो उसे बोलते हैं कैश एट बैंक। आप एटीएम में जाते हो, आप एटीएम में जाके बैंक से डिमांड ही करते हो ना। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब बता देता हूँ, देखो एग्जाम्पल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब बता रहा हूँ। कैश का मतलब समझ में आया सभी को, ये हो गया। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब बता रहा हूँ, ध्यान देना हाँ, अच्छे से, काम की चीज़ है। कैश इक्विवेलेंट मतलब शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टिबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, प्लीज ध्यान देना। जैसे मैंने कहीं तो इन्वेस्टमेंट किया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिस दिन मैं चाहूँ उस दिन मैं उसे कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश, और वो भी कैश का अमाउंट मुझे पता रहेगा, नॉन अमाउंट ऑफ कैश। तो ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मैं प्यार से कैश इक्विवेलेंट बोलता हूँ। 20 मिनट। ऐसी शॉर्ट टर्म इक्विवेलेंट्स को, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को मैं प्यार से कैश इक्विवेलेंट बोलूंगा। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? ध्यान देना बेटा सब लोग, हाँ अच्छे से, काम की चीज़ है, काम का टॉपिक है। सर ये है ना हमारे 12th में? हाँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। सो अच्छे से ध्यान दे दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसकी मैच्योरिटी 3 मंथ या उससे कम है ना, और हमें उसका अमाउंट पता है। वी ऑलरेडी नो द अमाउंट जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। सो रेडिली कन्वर्टिबल इनटू नोन अमाउंट, हमें पता है ये इन्वेस्टमेंट बेच के कितना आ जाएगा, और इसका जो पीरियड है वो 3 महीना या उससे कम है, और इसमें रिस्क नियर अबाउट 0 है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क, कि उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होगी। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को मैं कैश इक्विवेलेंट बोलता हूँ। ऐसी इन्वेस्टमेंट को मैं कैश इक्विवेलेंट बोलता हूँ। जैसे सरकार की कोई तो इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर्स है, कमर्शियल बिल्स है, कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। आपको पता है कि कितना पैसा आएगा और उसमें रिस्क 0 है और 3 महीने से कम का समय है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को जब चाहो तब आप रात बेरात में उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी इन्वेस्टमेंट को मैं कैश इक्विवेलेंट बोलूँगा। तो कैश रहो
चाहे कैश इक्विवेलेंट रहो। तो हमारे धंधे में कितनी कैश और कैश इक्विवेलेंट आई है, हमारे धंधे से कितनी कैश और कैश इक्विवेलेंट गई है, ये हमें एक्टिविटी वाइज पता चल जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और ये जहाँ से पता चलता है उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोलते हो, सही है ना? हमारे धंधे में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ कहाँ से आएगी, हमारे धंधे से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ कहाँ से जाएगी, और हमने उसे एक्टिविटी वाइज क्लासीफाई कर दिया है ना। 3 एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। चल, सभी को कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया? कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या है, प्लीज ध्यान देना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विथ मैच्योरिटी लेस देन 3 months, रिस्क नियर अबाउट 0 है, और हमें पता है कि उससे कितना कैश आने वाला है, नोन अमाउंट ऑफ कैश। अगर ये तीनों चीज़ें फुलफिल होती है तो उसे कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब वो एज गुड एज कैश ही है ना। एग्जाम्पल इसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल है ना। काफ़ी बार गवर्नमेंट लेके आती है इन्वेस्टमेंट स्कीम, बरोबर है। तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट समझ में आया सभी को? सिंपल है, पक्का? इसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, 12th स्टैंडर्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक चल रहा है ना। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये लिख भी लिया आपने, चलेगा सर ये हमारे नोट्स में नहीं है, चिंता मत कर लो, ये लिख लेना, काम की चीज़ें ज़्यादा नहीं है। मैं वैसे ग्रुप पे भी भेज दूंगा आप सभी को, ठीक है। आ जाओ, नोट्स में भी ले लूँगा, एक काम करूँगा नोट्स में भी ले लूँगा लिखने की नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, शॉर्ट समरी नोट्स बना लो। अच्छा, अब कुछ खास बातें। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया, इसका ये मतलब मत समझना कि अब आपको इनकम स्टेटमेंट या पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो, बनाना ही पड़ेगा। भले ही आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट यानी P&L और पोजीशन स्टेटमेंट। और बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हिस्टोरिक इन नेचर है। भूतकाल में जो भी कैश इक्विवेलेंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सभी को हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्लासीफाई कर रहे हैं। कुछ नया काम कर रहे हैं क्या? नो, हिस्टोरिक नेचर है। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आए आपको? कैश फ्लो स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं है इनकम स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का, और ये हिस्टोरिक इन नेचर है, ये हिस्टोरिक इन नेचर है। आज उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 किस किस को या फिर कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल, प्लीज ध्यान देना। ये बेसिकली कंपनीज के लिए अप्लीकेबल है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये ऑलरेडी देखा था कि हमने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स यानी नोट्स टू द अकाउंट्स। आपकी ये सारी आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आने वाली चीज़ें हैं। उसी में से एक चीज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बरोबर है। और आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करेगा? बाय ऑल कंपनी, बट कुछ कंपनीज को इसमें छूट दी है, एग्जम्पशन दिया है, छूट एग्जम्पशन, छूट दी है ना। बट स्पेसिफाइड कंपनीज और कुछ कैटेगरीज की कंपनी इसमें से बच गई है, उनको नहीं बनाया तो भी चलेगा। ऐसी कौन सी कंपनी है? 1 पर्सन कंपनी, OPC, या स्मॉल कंपनी, या डॉर्मेंट कंपनी, या डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट मतलब ऐसी कंपनी है जो कंपनी ऑन पेपर बना तो लिया लेकिन काफी समय तक उसमें ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, बस ऑन पेपर नाम की कंपनी बना करके रख दी, ट्रांजैक्शन एक कौड़ी का भी नहीं हुआ। ऐसी कंपनी को बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी। जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो और 1 साल तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो उस अकाउंट को डॉर्मेंट अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया उसमें 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो उस अकाउंट को डॉर्मेंट अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। यस और नो? क्लियर है ना?
तो ऐसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी या ओपीसी कंपनी, इन लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं किया तो भी चलेगा, है ना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ये इतना पार्ट। उसके बाद क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या बदलाव हुआ है, नेट चेंज, कितना आया कितना गया, कितना आया कितना गया, और सबका नेट आंसर क्या आया, इसको बोलते हैं नेट चेंज, इसको बोलते हैं नेट चेंज, है ना। हमने मान लो 1 तारीख से 30 तारीख तक का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, तो इन 30 दिनों के दौरान बिटवीन द डेट्स, ये डेट और ये डेट, या साल की पहली तारीख साल की आखिरी तारीख, इन 2 डेट्स के बीच में या इन 2 डेट्स के बीच में कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या बदलाव आए हैं, वो हमें यहाँ से समझ में आ जाता है, नेट चेंज। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या नेट चेंज हुआ है, वो भी एक्टिविटी वाइज, है ना। ऑपरेटिंग में क्या प्लस माइनस हुआ, इन्वेस्टिंग में क्या प्लस माइनस हुआ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या प्लस माइनस हुआ, तो इन सभी के चेंज को बोलते हैं नेट चेंज। एक्टिविटी वाइज सर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल तो भरपूर एग्जाम्पल दूंगा, चिंता मत करना, आज ही के लेक्चर में आ जाओ। उसके बाद इसके एडवांटेजेस, यूजेस और इंपॉर्टेंस हमने देख लिया था क्या, यस, है ना। नेट कैश फ्लो समझ में आ जाएगा। कैश फिनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन या कंपनी का कैश परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी की कैश फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, कैश का मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। कंपेयर करना है 2 अलग अलग पीरियड का कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आसानी से हो जाएगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मतलब जहां पे हम लोगों को लॉन्ग टर्म असेट खरीदना है या लॉन्ग टर्म असेट बेचना है या धंधे को एक्सपांड करना है नहीं करना है, तो हमारे जेब में कैश है कि नहीं है ना, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझ में आएगा। या कौन सी एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी से कितना कैश जा रहा है, ये हमें कैसे समझेगा बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और लॉन्ग टर्म जो असेट्स के डिसीजन है, लॉन्ग टर्म असेट्स के डिसीजंस को, है ना, लॉन्ग टर्म असेट खरीदना है नहीं खरीदना, लॉन्ग टर्म असेट बेचना है नहीं बेचना, बिजनेस एक्सपांड करना है नहीं करना, इन टाइप के डिसीजंस को हम लोग टेक्निकली कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं, ठीक है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में इसकी मदद हो जाती है। कंपनी को काफ़ी बार डिसाइड करना पड़ता है कितना पैसा खुद का लगाना है, डायरेक्टर्स लोग बोलते हैं कितना पैसा पब्लिक से लेना है, तो ऐसे डिसीजंस में इसकी मदद होती है, प्लानिंग में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल क्वेश्चंस है जिसका जवाब कैश फ्लो स्टेटमेंट देता है। नाउ लिमिटेशंस आपके लिए 12th के काम के नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन कैश, बस आप 12th के लिए इतना ही देखना, बस ये छोड़ देना। कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन को कंसिडर नहीं करता है, कॉमन सेंस, नाम ही क्या है उसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन कंसिडर करेगा क्या, नहीं। सर नॉन कैश ट्रांजैक्शन का एग्जांपल बताना, उधारी में माल खरीदा, डेप्रिसिएशन में पैसा जाता है क्या कहीं पे, नो। कोई तो असेट राइट ऑफ कर दिया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। एडजस्टमेंट एंट्री नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग एंट्री नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, क्लोजिंग एंट्री नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आती है, पहला लिमिटेशन। दूसरा सेकेंडरी डेटाबेस स्टेटमेंट है, ऑलरेडी जो हमारा डेटा हमने बना लिया उसी के भरोसे हम लोग बना रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं क्या, हिस्टोरिक है। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट को ये इग्नोर करता है। अक्रूवल क्या बोलता है, नगद और उधारी दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, बट ये बोलता है मुझे उधारी से कोई लेन देन नहीं है, मैं तो सिर्फ नगद की बात करूंगा। ये बोलता है मुझे उधारी से कोई लेन देन नहीं है, मैं तो सिर्फ नगद की बात करूंगा। इसीलिए ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देता है, इसीलिए ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देता है। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। वॉट इज मीन बाय द टर्म कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ, इनफ्लो यानी प्लस और आउटफ्लो यानी माइनस। बट किसका इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश और कैश इक्विवेलेंट का। कैश और कैश इक्विवेलेंट का हमने मतलब समझ लिया, यस। उसके बाद कैश इनफ्लो का मतलब है पैसा आ रहा है, कैश आउटफ्लो का मतलब है कैश और कैश इक्विवेलेंट जा रहा है। इनफ्लो का मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट आ रहा है यानी प्लस, आउटफ्लो का मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट जा रहा है यानी माइनस। उसके बाद एग्जाम्पल्स है कैश फ्लो के, कैश में माल बेचा, डेटर से पैसा मिला, कमीशन मिला, रॉयल्टी मिली, फिक्स असेट बेच दिया,
फॉर कैश। उधारी में फिक्स असेट बेचा तो यहां पे आएगा क्या, नहीं। इन्वेस्टमेंट बेचा फॉर कैश। आउटफ्लो के एग्जांपल, माल खरीदा, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, सैलरी दिया, वेजेस दिया, खर्चे दिए, इनकम टैक्स पे किया, फिक्स असेट खरीदा, यस और नो। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, है ना। डिबेंचर्स इशू किया, पैसा आया। प्रेफरेंस शेयर इशू किया, पैसा आया। इक्विटी शेयर्स इशू किया, पैसा आया। इनकम मिली इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट करके रखा था, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे थे, उनका डिविडेंड आया बैंक में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड आया, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया। किसी को लोन या एडवांसेस दिया था, उसने रीपे किया। किसी को मैंने पैसा उधार दिया था, उसने रीपे किया तो पैसा वापस आ गया, है ना। वैसे इसके अपोजिट खरीदा, लोन दिया किसी को, कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदती है, कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदती है तो पैसा देना पड़ता है। कंपनी अपने ही प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीद रही है, उसको टेक्निकली बोलते हैं रिडम्पशन। कंपनी अपने ही प्रेफरेंस शेयर वापस खरीद रही है, उसको बोलते हैं रिडम्पशन, यस और नो। ये कुछ एग्जांपल्स है, जस्ट रीड करके छोड़ देना, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट और कैश का मतलब हमने अभी देखा। अब मैं काम की चीज़ बताता हूँ आपको, डायरेक्टली काम की चीज़, है ना, जो 12th के काम का है वो पहले बताता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या, ये काम का है 12th के, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या। सबसे पहले मैं बताऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके बाद फाइनेंसिंग, और लास्ट में ऑपरेटिंग बताऊंगा। पहले कौन सा बताऊंगा, इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, और लास्ट में ऑपरेटिंग। चल सिंपल है, आ जाओ। हाँ हाँ, है ना 10 मिनट। हाँ हाँ, तेरे पास चाबी है सब, और तेरे को मालूम है कैसे करते हैं, है ना। ध्यान दे दो बेटा ना, सोनन सर आए थे, उनको ओसीएम का ये लेना था ना रिवीजन, इसके लिए। ध्यान देना, मैंने उनको बोला थोड़ा रुक के आओ, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ। आ जाओ। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। बहुत सिंपल है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली एक्वाजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म असेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट, बरोबर है। लॉन्ग टर्म असेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट, एक्वाजिशन यानी खरीदना, और डिस्पोजल यानी बेचना। एक्विजिशन यानी खरीदना, इससे पैसा जाएगा। डिस्पोजल यानी बेचना, इससे पैसा आएगा। किस किस का, लॉन्ग टर्म असेट और अदर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म असेट और अदर इन्वेस्टमेंट। बट इसमें क्या नहीं आएगा, नॉट इंक्लूडेड कैश इक्विवेलेंट, बरोबर है ना। मुझे एक बात बताओ, कैश है मेरे पास में 100 रुपये, ये 100 रुपये की कैश दे करके मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ले लिया जिसकी मैच्योरिटी 3 मंथ से कम है, नोन अमाउंट है, रिस्क 0 है, मतलब ये क्या है, ये कैश इक्विवेलेंट है। मेरे जेब में कैश थी 100 रुपये, मैंने कैश से कैश इक्विवेलेंट खरीद लिया, बरोबर है, या कैश इक्विवेलेंट बेच के पैसा आ गया। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आपस में जो भी लेन देन हो रहा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, बरोबर। ध्यान देना, ध्यान देना। ये तो ऐसी बात हो गई, मेरे एक जेब से पैसा निकाल के मैंने दूसरे जेब में डाल दिया, तो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ आएगा क्या। मेरे एक जेब में 100 रुपए थे, मैंने वहां से निकाल के दूसरे जेब में डाला, बोलो मेरे पास से कैश कम हुई ना, बोलो कैश बढ़ी ना, तो दोनों का भी जवाब ना, इसीलिए नॉट। क्योंकि ये है कैश, ये है कैश इक्विवेलेंट, एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डाला या यहां से निकाल के यहां डाला, तो एक ही बात है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो भी आपस में लेन देन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, बरोबर है, राइट। आ जाओ। अच्छे ध्यान दे दो, 12th स्टैंडर्ड में कैश इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा कहीं पे, 12th स्टैंडर्ड में कैश इक्विवेलेंट देखने नहीं मिलेगा ज़्यादा, बट फिर भी आपको बता दिया, ध्यान रखना है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे
मैंने लॉन्ग टर्म असेट या अदर इन्वेस्टमेंट खरीदा, लॉन्ग टर्म असेट या अदर इन्वेस्टमेंट बेचा, लॉन्ग टर्म असेट या अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म असेट, लॉन्ग टर्म असेट या अदर इन्वेस्टमेंट खरीदा, खरीदा, परचेस किया, परचेस किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा क्या? यस। खरीदा यानी पैसा गया तो माइनस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या अदर इन्वेस्टमेंट बेचा, बेचा तो पैसा आ जाएगा क्या? यस, प्लस। सो यहाँ पे पहले इनफ्लो यानी प्लस देखते हैं, तो यानी बेचा होगा कुछ तो, जैसे कैश सेल ऑफ फिक्स असेट, मेरे बिजनेस में जो कंप्यूटर है जिसके ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैंने बेच दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, मेरी लॉन्ग टर्म असेट थी, मेरी लॉन्ग टर्म असेट थी, यस, पैसा आया, प्लस, यस और नो। उसके बाद कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस और नो। प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना। ध्यान देना, कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वेदर करंट और नॉन करंट, करंट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हो, करंट इन्वेस्टमेंट थोड़े समय के लिए, चाहे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो, है ना, कोई भी हो, वो मैंने बेचा तो वो भी मेरे पास में कैश आ गया। लोन या एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड, मैंने किसी को पैसा उधार दिया था, आज वो पैसा वापस ला करके दे रहा है, रीपेमेंट रिसीव्ड, उससे पैसा आया, प्लस हो गया। ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ध्यान रखना एग्जाम्पल्स, इसके बाहर कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में। इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने किसी को पैसा उधार दिया था, उसने मुझे ब्याज दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, डिविडेंड मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब आउटफ्लो बता रहा हूं, यानी माइनस, फिक्स असेट परचेस किया, माइनस हो गया, पैसा गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट खरीदा, पैसा गया, माइनस हो गया, आउटफ्लो। लोन एडवांसेस, मैंने किसी को पैसा उधार दिया, पैसा गया। ब्रोकरेज दिया मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, पैसा गया। सो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इर्द गिर्द एक्टिविटी है वो भी इन्वेस्टिंग में आती है। जैसे रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन शेयर्स खरीदने के लिए किसी को ब्रोकरेज दिया, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यस और नो। और वो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। या मैंने कंप्यूटर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिल्डिंग खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस बिल्डिंग के ऊपर भाड़ा मिल रहा, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? अब क्लियर, पक्की बात, यस और नो। अब मैं बताऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या चीज है। एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, इसके बाहर कोई एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आएगा। आ जाओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बता रहा हूं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग। मतलब ओनर का जो कैपिटल है और बोरोइंग्स है, हाँ, ओनर का जो कैपिटल है और बोरोइंग्स है, इसमें जो कुछ चेंज आएगा प्लस या माइनस, है ना, वो सारा कहां पे आने वाला है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। वो सारा कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यस और नो, पक्की बात, डन। एक बार वापस ध्यान देना बेटा। जैसे कि ओनर के कैपिटल में चेंज हुआ, जैसे कंपनी ने शेयर्स इशू किए, पैसा आया। कंपनी ने अपने इशू किए हुए शेयर्स वापस खरीद लिए, पैसा चला गया। कंपनी ने डिविडेंड दिया, पैसा चला गया। कंपनी ने बैंक से लोन लिया, पैसा आ गया, प्लस हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी ने लोन वापस किया, पैसा चला गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी ने उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, पैसा चला गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यस और नो। सो कंपनी का जो ओनर फंड है, ओनर्स फंड, जिसको कैपिटल और रिजर्व सरप्लस बोलते हैं, और बोरोइंग्स, बाहर वालों से जो लिया, इसमें जो कुछ बदलाव हो रहे हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब समझा बच्चे क्यों इसको ऑप्शन में छोड़ते टॉपिक को, बट समझ में आया ना तो लंबा चलता है इंसान, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो यानी प्लस, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, पैसा आया। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, पैसा आया। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीद लिए, अपने इशू किए हुए प्रेफरेंस शेयर वापस खरीद लिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा दे दिया, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पैसा चला गया। कंपनी ने अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स वापस खरीद लिए, पैसा दे दिया उनको, पैसा चला गया, माइनस। और बता दो, डिवेंचर्स इशू किया, डिवेंचर्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कंपनी ने लोगों से पैसा उधार लिया, बदले में डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया। डिवेंचर इशू किया, कंपनी ने पैसा उधार लिया, पैसा आया। लोन लिया, पैसा आया।
कंपनी से शेयर्स का पैसा आना बाकी था, वो अब आ गया, पैसा आ गया। लोन रिपे किया, पैसा गया। इंटरेस्ट दिया डिबेंचर होल्डर्स पे, लोन पे इंटरेस्ट दिया। डिबेंचर्स रिडीम किया, रिडीम करना यानी वापस करना, वापस करना, वापस करना यानी पैसा चला गया। डिविडेंड दिया, पैसा चला गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे डिविडेंड दिया, पैसा गया। इंटेरिम डिविडेंड मतलब क्या होता है? इंटेरिम दो परेड के बीच में, दो डेट के बीच में जो डिविडेंड देते हैं ना, बीच में, उसको इंटेरिम डिविडेंड बोलते हैं। ध्यान रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। या ब्रोकरेज दिया शेयर्स इशू करने के लिए, अंडरराइटिंग कमीशन दिया शेयर्स इशू करने के लिए। अंडरराइटर्स होते हैं प्रोफेशनल, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, वैसे तो उनको कमीशंस दिया शेयर्स इशू करने के लिए, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सो शेयर्स इशू किया, शेयर्स वापस ले लिया, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, वापस ले लिया, लोन लिया, लोन वापस किया, लोन का ब्याज, शेयर्स का डिविडेंड, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। सो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसी को अगर तकलीफ है तो एक बार बोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल है। अब जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कहीं नहीं आता है, वो आता है बेटा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जो इन्वेस्टिंग में भी नहीं आता है और फाइनेंसिंग में भी नहीं आता है, वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर? मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है। ये हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। किराना दुकान वाले के लिए मेन धंधा क्या है? किराना माल बेचना। मेरे लिए क्या है? टीचिंग। सीए के लिए क्या है? सीए की प्रैक्टिस। समझ में आया क्या? अब अपने केस में दो प्रिंसिपल रेवेन्यू है, सीए की प्रैक्टिस भी और टीचिंग भी। यस और नो? सो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है। एग्जाम्पल बताता हूं इसका। माल बेचा, डेटर्स को उधारी में माल बेचा था, माल डेटर्स को माल बेचा था। अच्छा, आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर पैसा मिला डेटर से, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये देखो, लोन दिया था, लोन वापस आ गया। बेटा ये माल बेचने के लिए, ये माल बेचने वाला पैसा नहीं है, ये मैंने किसी को उधार दिए, वो पैसा आया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने माल उधारी में बेचा, ट्रेड डेटर, और वो माल का पैसा आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। मेरा मेन धंधा ही कमीशन का है, तो उसमें कमीशन या रॉयल्टी मिली, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेन धंधा ही कमीशन का है। तो माल खरीदा, पैसा चला गया। माल उधारी में खरीदा था, उनको पेमेंट किया, पैसा चला गया। सैलरी दिया, वेजेस दिया, ये इनकम टैक्स वगैरह दिया, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सो जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आ रहा है ना, वो ऑपरेटिंग में डाल दो। चलो आप लोगों का नॉलेज चेक करते हैं। बोलो, मशीन खरीदा, ये कौन सी एक्टिविटी है? मशीन खरीदा, ये कौन सी एक्टिविटी है? बताओ तो जरा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मशीन खरीदा, मशीन। माल खरीदा रहता तो ऑपरेटिंग में आता, माल खरीदा रहता तो ऑपरेटिंग में आता। मेरा मेन धंधा माल का है तो ऑपरेटिंग में आता। फिक्स असेट खरीदा, फिक्स असेट, मशीन, फिक्स असेट या शेयर्स खरीदा, फिक्स असेट खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बरोबर है। लैंड बेचा, फिक्स असेट बेच दिया, फिक्स असेट बेच दिया। बोलो कौन सी है? अच्छा, ये ऊपर में मशीन खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन पैसा आया या गया? गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पैसा गया इसलिए माइनस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इसलिए आए, पैसा गया इसलिए माइनस। लैंड बेचा, फिक्स असेट बेच दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बट पैसा आया या गया? पैसा आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पैसा आया। उसके बाद इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स पे किया। अभी हमने देखा था, अब इनकम टैक्स ये इन्वेस्टिंग में आता है क्या? नहीं। लोग क्या इनकम टैक्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए देते हैं क्या? ना। हाँ, बराबर है। सो इनकम टैक्स पे किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? नहीं। फाइनेंसिंग है? नो। फाइनेंसिंग में तो कैपिटल में चेंज हुआ और लोन वोन लिया, लोन वापस किया, वो फाइनेंसिंग में आएगा। सो ये इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं है, मतलब ये ऑपरेटिंग है। सो ऑपरेटिंग है और उसमें भी पैसा आया या गया? पेमेंट किया तो पैसा गया। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट रिफंड मतलब हमें सरकार से इनकम टैक्स वापस आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पैसा आया। डिविडेंड पे किया, रुको, डिविडेंड किसके ऊपर देती है कंपनी? डिविडेंड कोई कब देता है? जब उसने शेयर्स इशू किए होंगे। शेयर्स इशू किया, ओनर्स फंड यानी कैपिटल में चेंज हुआ, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हाँ, शेयर्स इशू किया तभी तो डिविडेंड दिया होगा ना। शेयर्स इशू करना फाइनेंसिंग, तो शेयर्स से रिलेटेड जो भी आएगा सब फाइनेंसिंग। डिविडेंड दिया फाइनेंसिंग, और पैसा गया तो माइनस। उसके बाद डिविडेंड मिला,
डिविडेंड कब मिलता है रे हमें? हमें डिविडेंड कब मिलता है? जब हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। जब हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और पैसा आया तो प्लस। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कौन पे करता है? जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया होगा, लोगों से पैसा उधार लिया और डिबेंचर इशू किया, तो कंपनी अब उन लोगों को इंटरेस्ट पे कर रही है। डिबेंचर इशू किया, पैसा उधार लिया, फाइनेंस, बोरो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इंटरेस्ट पे कर रहे। इंटरेस्ट मिला डिबेंचर के ऊपर, हमें इंटरेस्ट मिला डिबेंचर के ऊपर, मतलब हमने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे होंगे, हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तभी तो इंटरेस्ट मिलता है ना। इंटरेस्ट कब मिलता है? जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मिला पैसा। डिबेंचर इशू किया, पैसा उधार लिया, फाइनेंसिंग। डिबेंचर इशू किया मतलब कंपनी ने डिबेंचर इशू करके लोगों से पैसा उधार लिया, बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा आया। कंपनी ने शेयर्स वापस खरीद लिए अपने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा गया। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ये था 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताओ क्या था रे इसमें? कुछ है? सिंपल है, पक्का, डन। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।